और सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज एक अहम बैठक लेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वो चर्चा करेंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों के ग्रुप से उनकी चर्चा होनी है। नए वेरिएंट से निपटने पर इस दौरान मंथन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी चर्चा होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक। नए वेरिएंट से निपटने पर मंथन होगा। कोरोना को लेकर जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, डबल डिजिट में अब आंकड़े आने लगे हैं। नया वेरिएंट वैसे ही चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मंथन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज तकरीबन 10 बजे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, तैयारियों का प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज ली जाएगी। कोरोना को लेकर खासतौर पर ओमिक्रॉन को लेकर यह पूरा मंथन होना है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के जो प्रतिनिधि, जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उनसे वो चर्चा करेंगे। तो आज तकरीबन 10 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं और फिर रंजना से हम विस्तार से जानकारी लेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक, चर्चा, मंथन, चिंतन, क्या कुछ खास? जी ललित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कल आपात बैठक ली थी और आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वो बैठक लेने वाले हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं प्रदेश भर के, उनसे चर्चा भी करेंगे। और खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए जो आज दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए जा सकते हैं ललित, क्योंकि कल जिस तरीके से आपात बैठक बुलाई गई थी मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल की बात करी जाए, जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। मास्क अनिवार्य किया गया है। मास्क के साथ ही अगर जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 500 रुपए का जुर्माना लगाने की भी बात यहाँ पर कही गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, होम आइसोलेशन में जाना और जो होम आइसोलेशन है वो खत्म कर दिया गया है। वो हॉस्पिटल में ही जो पेशेंट है उनको एडमिट होना पड़ेगा, यानी जो भी पॉजिटिव निकलेगा। तो इसी बात को लेकर आज जो कुछ दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की बात करी जाए ललित, तो अभी जागरूकता नहीं है, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि शायद ये जो कोरोना का वेरिएंट है इतना ज्यादा ग्रामीण इलाकों में तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जिनको कोरोना की दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है उनको कोरोना का दूसरा डोज लगाने को लेकर जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाया जाएगा। और इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। अगर किसी में सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई और जो लक्षण है जो कोरोना के हो सकते हैं तो इसको लेकर जो ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग है वो बढ़ाई जाए, सैंपलिंग बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर भी जो निर्देश है वो दिए जाएंगे। अगर कोई बाहर से वहां पर पहुंच रहा है तो उसको क्वारंटीन करना और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेसिंग है वो करने को लेकर भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ सख्त निर्देश जरूर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में दे सकते हैं ललित। चलिए, सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। महाअभियान पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज से ही टीकाकरण महाअभियान भी शुरू होना है। 15 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, टारगेट रखा गया है। प्रदेश में 13,000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण में दूसरी डोज न लगवाने वालों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात कि टीका नहीं लगवाने वालों के घर भी ये टीम जाएगी। तेरह 13,000 केंद्र बनाए गए हैं और दूसरी डोज लगाना ये प्रमुख लक्ष्य है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उनके घर भी टीम पहुंचेगी। 15 लाख डोज लगाने का लक्ष्य और इसके लिए 13,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं।
और किस तरीके से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, ये जानने के लिए रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना का हम रुख कर रहे हैं। रंजना, 15 लाख का टारगेट रखा गया, 13,000 केंद्र बनाए गए और तब भी कोई ना आए तो सीधे घर का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रंजना, कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और आज भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा प्रदेश भर में, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और प्रदेश भर में 13,000 से ज्यादा जो केंद्र हैं टीकाकरण को लेकर वो बनाए गए हैं और 15 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। और खास करके जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगवाई है उसको लेकर आज लक्ष्य है कि उन्हीं को जो कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज है वो खास करके लगाए, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कवर कर लिया जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में फर्स्ट डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन सेकेंड डोज लगवाने में अभी भी लोग पीछे हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार जो अभियान चला रही है, महाअभियान चला रही है वैक्सीनेशन को लेकर, उसके चलते जो संख्या है वो लगातार कवर होती जा रही है। ऐसे में सरकार का ये लक्ष्य है कि दिसंबर खत्म होते होते 100% जो वैक्सीनेशन है सेकेंड डोज को लेकर भी, क्योंकि जितने भी लोग रह गए उनका भी जो सेकेंड डोज है वो 100% कंप्लीट हो सके, ताकि अगर जो कोई नया वेरिएंट आता भी है तो उसका खतरा कम इस वैक्सीनेशन के चलते कम रहेगा, लोग सुरक्षित भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर यही जो जागरूकता है वो करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये भी एक बात है कि अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहा है तो मोबाइल वैन के जरिए उनके घर पर पहुंचकर टीम उनको वैक्सीनेशन कराएगी, यानी हर तरीके से लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य वो पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर भी है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सैंपलिंग की बात हो, ट्रेसिंग की बात हो या फिर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की बात हो, इन तमाम बातों पर नजर बनाए रखने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इस वक्त थोड़ी सी सावधानी रख ली जाती है तो ये जो खतरनाक वेरिएंट है इसको फैलने से रोका भी जा सकता है। ललित, वाकई इसे फैलने से रोका जा सकता है। रंजना, एक बात और कि सेकंड डोज को लेकर थोड़ी उदासीनता शुरुआत से ही है और मेरा ख्याल कोशिश कर ली जाती या ज्यादा सजगता और सतर्कता होती सरकारी महकमों में भी तो स्थितियां थोड़ी ज्यादा सहज होती। रंजना, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फर्स्ट डोज लगवाने को लेकर लोगों का जिस तरीके से उत्साह दिखा था उसके बाद सेकंड डोज में थोड़ी सी उदासीनता जरूर देखने को मिली थी। और जिस तरीके से सरकार ने अपना लक्ष्य रखा था कि दिसंबर के महीने तक उन्हें 100% जो वैक्सीनेशन है उसका टारगेट पूरा करना है, लेकिन सेकंड डोज ना लगवाने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार और तमाम जो अधिकारी हैं फिर जागरूक हुए और सेकंड डोज ना लगवाने वालों को लेकर चाहे फोन कॉल की बात करी जाए या फिर उनको जागरूक करने की कोशिश की गई कि आप अपने केंद्र पर पहुंचे और वैक्सीनेशन करवाएं। अगर वो केंद्र पर नहीं पहुंच रहे थे तो उनको घर जाकर वैक्सीनेशन करवाने की जो बात है वो भी कही गई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए ललित, तो धीरे धीरे सेकंड डोज ना लगवाने का जो आंकड़ा पहले बड़ी संख्या में था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी अब सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है, जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है और जिस तरीके से महाअभियान चला रही है, तो उसके चलते अब ये जो वैक्सीनेशन के सेकंड डोज ना लगवाने वाले लोग हैं इनका आंकड़ा भी लग रहा है कि जल्द से जल्द पूरा हो सकेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से है। 3 दिनों में 166 यात्री लौटे हैं विदेशों से। 3 दिनों में 166 यात्री लौटे हैं छत्तीसगढ़। और विदेश में विदेश से सिर्फ रायपुर, अकेले रायपुर की अगर बात कर ली जाए 78 यात्री हैं। ब्रिटेन से भी रायपुर लौटे हैं 2 यात्री। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं तो खास सतर्कता बरते जाने की जरूरत, विशेष तौर पर जो लोग विदेश गए थे। और यह आंकड़ा 3 दिनों में 166 यात्री विदेशों से लौटे हैं छत्तीसगढ़ के। अलग अलग जगहों के ये मुसाफिर हैं जो यात्रा करके वापस रायपुर पहुंचे हैं। तीन दिनों में 166 यात्री लौटे हैं छत्तीसगढ़ वापस। चिंता की बात कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं और वहां से भी 2 यात्री वापस रायपुर आए हैं।
और सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर हम उनसे जानकारी लेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, ब्रिटेन से भी 2 लोग लौटे हैं, कुल 166। कैसे की जाएगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्या रणनीति? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है ललित जी। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि विदेश से आने वाले यात्रियों की सूची जब केंद्र द्वारा मंगाई गई, उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक तरह से एक्टिव हुआ और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 166 यात्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं पिछले 3 दिनों में, जिसमें से केवल अकेले रायपुर से ही 78 यात्री जो हैं उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं। 2 यात्री जो हैं वो ब्रिटेन से लौटे हैं जहां ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। तब ऐसे में सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। हालांकि दिशा निर्देश पहले ही विदेश यात्रियों के लिए जारी कर दिए गए थे कि जो भी विदेश से यात्री यहां पर पहुंचते हैं उन्हें 7 दिन तक के क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR टेस्ट के बाद जब नतीजे आते हैं तब तक उसे क्वारंटाइन पर ही रहना होगा। और कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं अभी धीरे धीरे की जा रही है। एकदम से एक्शन मोड पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तो नजर नहीं आता है। हालांकि कल मुख्य सचिव ने जो बैठक ली उसमें सभी जिला कलेक्टरों को, इसके अलावा SP, IG सभी को ये निर्देशित किया है कि कोविड को लेकर के विशेष सतर्कता बरती जाए और क्योंकि नए वेरिएंट की बात हो रही है इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। साथ ही साथ क्योंकि आज प्रदेश में धान खरीदी भी शुरू हो रही है, तब धान खरीदी में भी किसान बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और उन केंद्रों में भी कोविड टीकाकरण के केंद्र बनाए जाने की बात यहाँ पर कही है और साथ ही साथ टीकाकरण के साथ टेस्टिंग की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के शासन प्रशासन स्तर पर अब धीरे धीरे तैयारी जो है वो की जाने लगी है। वेरिएंट नया है, इसका इलाज क्या रहेगा, कैसे होगा, ये अभी बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमारे पास जो बचाव के तरीके हैं वो पुराने हैं और उन पर ही अभी फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ को चलना होगा। विदेश यात्रियों के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है उसके मुताबिक उनको क्वारंटाइन रहने का जो खर्चा है या तो वो अपने जो घर पे सुविधाजनक तरीके से क्वारंटाइन हो सकते हैं या अगर वो होटल में क्वारंटाइन होते हैं तो उसका खर्च भी खुद जो विदेश से यात्रा किए हुए यात्री हैं उनको वहन करना होगा। तो एक तरह से विदेश यात्रियों के लिए भी सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यही मुस्तैदी रहेगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर कोई पॉजिटिव आता है तब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो सही तरीके से हो, क्योंकि इसके भी निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देवव्रत आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा दरअसल धान खरीदी को लेकर होगी। आज से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और इसके लिए धान खरीदी केंद्रों पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 22 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं और 2399 सहकारी समितियों के जरिए वो अपना धान बेचेंगे। धान खरीदी केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रों पर शिविर लगाकर कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। तो आज से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ इस तरीके का ही नजारा होगा। सभी किसान अपना अपना धान लेकर मंडियों में पहुंचेंगे, थोड़ी अव्यवस्थाएं आ सकती हैं। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, देवव्रत से हम चर्चा कर लेते हैं। देवव्रत, धान खरीदी आज से और कोविड की चिंता, कोशिश की गई है हालांकि दोनों एक साथ चलें, कैसे होगा देवव्रत? क्योंकि धान खरीदी जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ा उत्सव है और पूरे प्रदेश के जो किसान हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि उनकी मेहनत का सही मूल्य उनको मिले और आज का ही वो दिन है जब से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। हालांकि व्यवस्थाओं की बात यहाँ सरकार की ओर से बिल्कुल कही जा रही है, टोकन दिए जा रहे हैं और टोकन इसलिए दिए गए ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई उसी में अव्यवस्था दिखाई दी पिछले दिनों जो तस्वीरें हमने देखी है। हालांकि आज से जब धान खरीदी शुरू हो रही है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्था बेहतर रहे, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर कि केंद्र और राज्य की तकरार चल रही है, बारदाने की कमी यहाँ पर देखी जा रही है और ऐसे में धान खरीदी करना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तब ऐसे में सरकार कैसे इन चुनौतियों को पूरा करती है ये देखने वाली बात होगी।
और अभी हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह भी हैं, शायद सुबह की सैर करके निकले हुए हैं। आज बड़ा दिन किसानों के लिए है, कैसे आपकी सरकार व्यवस्था करेगी, जबकि बारदाने की कमी जो है वो पूरे प्रदेश में देखी जा रही है और आप भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र पूर्ति नहीं। देखिए, सबसे पहले तो राज्य के सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज उनके उत्सव का दिन है, पर्व का दिन है। धान खरीदी कितनी बड़ी होती है देवव्रत भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस राज्य सरकार का कुल बजट होता है 1 लाख करोड़ का, जिसमें से हम 25,000 करोड़ रुपए का 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा 21 साल में कभी नहीं हुआ। जहां तक बारदाने की कमी की बात है, तो मेरा आपके माध्यम से सीधे सीधे केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है, ये दोनों मिलकर धान खरीदी की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, किसानों को भी 25% बारदाना लाने के लिए कहा गया है और उसके एवज में उनको मिलेगी राशि 14 से 17-18 रुपए लगभग, लेकिन मार्केट में यही बारदाना 35 रुपए में मिल रहा है। तब ऐसे में किसान करे तो क्या करे? आपका कहना बिल्कुल सही है। आखिर ये नौबत आई क्यों? जब हमको 5 लाख गठान बारदाने की जरूरत है, केंद्र सरकार 2,14,000 गठान पर सहमति जताता है और देता 86,000। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो इसी साबित होता है, मोदी सरकार धान खरीदी की प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है और हमारे किसानों को परेशान करना चाहती है। जी बिल्कुल, ये दलीलें कांग्रेस की तरफ से है। प्रवक्ता आरपी सिंह को आप सुन रहे थे और उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो इस मसले में दोषी है कि बारदाने की आपूर्ति वो छत्तीसगढ़ को नहीं हुई। बहरहाल आज क्योंकि पहला ही दिन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से होंगी, क्योंकि 2300 से ज्यादा जो है धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और अपनी उपज लेकर के आज से किसान जो है वो धान खरीदी केंद्रों की ओर रुख करना शुरू करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आरपी सिंह साहब भी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। अगली खबर भोपाल से। सीएम शिवराज आज हरिद्वार के दौरे पर जाएंगे। शाम 6:30 बजे वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। शांति कुंज आश्रम में ही उनके रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है। 6:30 बजे वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात 8:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और अब बात करेंगे निकाय के रण की। कांग्रेस ने 7 नगरीय निकायों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 6 घंटे तक, तकरीबन 6 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगी है। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। जामुल, भैरमगढ़, नरहरपुर, कोंटा, भोपालपट्टनम और मारो नगरीय निकाय के लिए उम्मीदवार इसमें शामिल है। कांग्रेस के उम्मीदवार तय। 7 नगरीय निकायों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं कांग्रेस ने। और नगरीय निकाय के मद्देनजर बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल के। मंगलवार को सूरजपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के पक्ष में बेहतर परिणाम आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर नगर पंचायत के निर्वाचन में इस बार कांग्रेस जीत सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर यह कहा कि स्थानीय कमेटी प्रत्याशी का चयन करेगी। पहले भी चुनावों में गया था लेकिन जीती भाजपा थी। इस बार भी जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि सभी का मन भी रख सकूं और हम लोग सबके साथ हैं ये भी संदेश दे सकूं। प्रयास हम लोग करेंगे कि भाजपा का गढ़ अगर प्रेमनगर नगर पंचायत रहा है तो इस बार कांग्रेस के पक्ष में बहुमत मिले। इधर बीजेपी ने बीरगांव नगर निगम के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 40 वार्ड में से 39 वार्ड के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी का नाम अब तक फाइनल नहीं हो सका है। सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा संभागीय चयन समिति के सदस्य मोतीलाल साहू ने की। पालिका निगम बीरगांव के लिए भारतीय जनता पार्टी की संभागीय चयन समिति के द्वारा 40 वार्डों में से 39 वार्डों का दमदार प्रत्याशियों का चयन किया जा चुका है और एक वार्ड नंबर 34 अभी
रोका गया है, उसका भी नाम का कल घोषणा कर दिया जाएगा। आगरमालवा जिले में रविवार को मृत मिले 33 कौवों की भोपाल लैब में भेजी गई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। प्रशासन ने बर्ड फ्लू से बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए एहतियातन अगले 7 दिनों तक आगर में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मुख्यालय पर कौवों के मृत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 10 कौवे मृत मिले हैं, जबकि रविवार को 33, सोमवार को 5 कौवे मृत मिले थे। नगर में मृत कौवों को उठाया गया था, उसका एक सैंपल पशु विभाग द्वारा जो है भोपाल भेजा गया था। इसकी आज पुष्टि हुई है, जिसमें उसको बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। उस आधार पर हमने जो है नगर में मांस मछली की जो दुकानें थी उसको 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और जो है लोगों से इस बात की अपील की गई है कि वे जो है 7 दिन तक इसका व्यापार बंद रखें। नगर में जो है कहीं भी मृत पक्षी कौवा आदि यदि मिलता है तो नगर पालिका को सूचना दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।